हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस के सेट 15 का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी मस्ती करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम हर रोज सीरियस मूड में रह कर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हर किसी को थोड़ी थोड़ी मस्ती चाहिए ही होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए केवल मस्ती के वास्ते कुछ शब्द लेकर के आया हूं, जो कि मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। अगर आप लोग मुझे इजाजत देंगे तो मैं बोलूंगा। आप यस लिख करके पूरा कमेंट सेक्शन भर दीजिए, तभी मैं बोलूंगा। सुनना चाहते हैं आप? अच्छा जी, सुनिए। वो लंगरे भी हैं जो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो लंगरे भी हैं जो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो अंधे भी हैं जो हमको रास्ता दिखा रहे हैं। और अगली लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी लाइन में पूरा फॉर्मूला है। वो अंधे भी हैं जो हमको रास्ता दिखा रहे हैं, वो भी मुहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, कि वो भी मुहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपने ही प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं, जो अपने ही प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं। नजरे से तेरी नजरे कैसे मिलाए जानी, नजरे से तेरी नजरे कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आँख कानी मेरी बाई आँख कानी, तेरी दाई आँख कानी मेरी बाई आँख कानी। तो बहुत हुआ आज का मस्ती। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपके सामने रहा कुछ बातें आज के सेशन का। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, इसमें कहने की क्या बात है। तो आज के सेशन का रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रभाकर ने दिवाकर से 15% साधारण ब्याज पर कुछ धन लिया तथा 425 रुपए देकर 2 साल बाद हिसाब चुकता कर दिया, तो उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ा। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रभाकर ने दिवाकर से 15% साधारण ब्याज पर कुछ धन लिया, यानी कि यहाँ पर दर दिया गया है, दर बराबर दिया गया है 15%। ठीक है। और बोला जा रहा है कि कुछ धन लिया तथा 4225 रुपए देकर 2 साल बाद, यानी कि समय यहाँ पर दिया गया है, समय बराबर है 2 वर्ष। और देखिए पैसा वापस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस राशि में जो पैसा वो वापस कर रहा है उसमें ब्याज भी होगा और मूलधन भी होगा, दोनों जुड़े होंगे। यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं कि मिश्र धन। अगर हम मिश्र धन की बात करें तो यहाँ पर है 4225 रुपए। इसमें क्या है, इस मिश्र धन में ब्याज भी है और मूलधन भी है। ठीक है। अच्छा जी, तो हम यहाँ से, तो हमें बोला जा रहा है कि उसे कितना ब्याज देना पड़ा। तो हम मान ले रहे हैं कि ब्याज बराबर, माना कि ब्याज बराबर 100 रुपया, 100 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा। देखिए मिश्रधन है 4225 रुपए, जिसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, दोनों है। तो अगर हम ब्याज को मान लिए हैं 100 रुपए, तो मूलधन क्या हो जाएगा 4225 माइनस 100 रुपए, यही ना होगा मूलधन। क्योंकि मिश्रधन है 4225 रुपए, जिसमें से ब्याज है अगर 100 रुपया, तो मूलधन कितना हो जाएगा 4225 माइनस 100। तो बस अब हमें क्या पूछा जा रहा है, ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन, और यहाँ पर मूलधन है 4225 माइनस 100। ठीक। गुना दर, दर है 15 और गुना समय है 2 वर्ष बटा में 100। और हमने यहाँ से ब्याज को मान रखा है 100 रुपये, तो यहाँ से हमने ब्याज को मान लिया 100 रुपये। तो यहाँ से सिंपल अब हमें x का मान निकाल देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो यह हो जाएगा 100x बराबर
4225 माइनस x, और देखिए ये दोनों इधर गुना में है और इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में, यानी कि 15 दूनी 30। ठीक है, एक जीरो से हो जाएगा ये एक जीरो। अब यहाँ से अब ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी अब, हाँ हम कर लेते हैं यहाँ से 10x/3 प्लस ये आएगा इधर x बराबर 4225। ठीक है जी, सभी को एकदम क्लियर है, इतना सभी को एकदम ही क्लियर है। अगर क्लियर है तो ये क्या हो जाएगा, 10 3 13 x/3 बराबर क्या हो जाएगा, इस 3 को हम भेज देते हैं इधर तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6 और 4 3 12, यानी कि 13x बराबर क्या हो जाएगा, 12675। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगी, 12675/13। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो क्या होगा, यहाँ पर हम बात करें 126 तो 13 9 117, इसको हम काट देते हैं तो 13 9 117, यहाँ बचेगा अब 9 तो ये हो जाएगा 97, 13 7 91, यहाँ बचेगा अब 6 तो ये हो जाएगा 5 और 13 5 65। इसलिए x बराबर क्या आ गई, 975 रुपये, यानी कि ब्याज बराबर क्या आ गया, 975 रुपये। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, देखिए सिंपल सा इसमें समझने वाली बात ये था कि अगर मिश्र धन है 4225 रुपये और हमने मान लिया कि ब्याज है 100 रुपये, मिश्र धन मतलब क्या कि उसमें ब्याज भी होगा और मूलधन भी होगा। तो जब ब्याज है 100 रुपये और मिश्रधन है 4225 रुपये तो मूलधन कितना हो जाएगा, 4225 माइनस 100 रुपये। तो हमने यहाँ से सिंपल ब्याज का फॉर्मूला लगा करके हम यहाँ से ब्याज को निकाल लिए हैं। तो आप लोग समझ गए हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन खुद से करेंगे और अपने आंसर को मेरे आंसर से आप लोग मैच कर लीजिएगा, एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए। वीडियो को आप यहीं पे पॉज करिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ करिए। हाँ जी, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑप्शन ए में 64, ऑप्शन बी में 216 और ऑप्शन सी में 108 और ऑप्शन डी में 27। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ये है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला। इसको पिघला करके कितने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि माना कि बड़े गोले की त्रिज्या बराबर बड़ी आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और छोटे गोले की त्रिज्या बराबर छोटी आर बराबर है 2 सेंटीमीटर। ठीक, और हम यहाँ से एक और बात ये मान ले रहे हैं कि बड़े गोले को पिघलाकर n छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं कि बड़े गोले का आयतन बराबर n गुना छोटे गोले का आयतन।
तो पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि गोला का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर। यहाँ पर क्या है, बड़ा गोला है तो बड़ा गोले का त्रिज्या क्या है, आर, पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। यहाँ हो जाएगा n गुना 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब। 4/3 और पाई, 4/3 और पाई हो जाएगा कैंसिल आउट, बचा यहाँ पर आर का क्यूब। यहाँ पर आर है 6, तो ये हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 बराबर n गुना छोटा आर है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए गुना में है, इधर आर तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 3 6, 3 3 9 और 9 3 27। इसलिए n बराबर क्या आ गई, 27। यानी कि हम इस बड़े गोले को पिघलाकर, यानी कि जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इस गोले को पिघलाकर हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 गोले बना सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा करेक्ट आंसर। n बराबर आ गया 27, यानी कि हम 27 गोले बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इसका सॉल्यूशन। अगर समझ गए हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए पहले, और आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा। तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप करिए खुद से पहले, और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा, एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक विद्यालय की किसी कक्षा में कुछ बेंच लगी है। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं, और यदि प्रत्येक बेंच पर 5 छात्र बैठे तो 15 छात्र खड़े रह जाते हैं। तो हमें छात्रों की कुल संख्या बताना है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी कक्षा में कुछ बेंच लगी है, जिसमें अगर हर एक बेंच पर 6 छात्र बैठते हैं तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं, और अगर हर एक बेंच पर 5 छात्र बैठते हैं तो 15 छात्र खड़े रह जाते हैं। तो हमें बताना है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि माना कि उस कक्षा में बेंच की संख्या बराबर n। हमने यहाँ से मान लिया कि उस कक्षा में टोटल n बेंच है, ठीक है। तो अब आइए आप प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हर एक बेंच पर 6 छात्र बैठे, यानी कि टोटल बेंच है n, और जिसमें हर एक बेंच पर अगर 6 छात्र बैठे तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से आप देखिए, अगर हर एक बेंच पर 6 छात्र बैठते हैं, यानी कि टोटल बेंच की संख्या है n और हर एक पर 5 छात्र बैठ रहे हैं, तो 15 छात्र खड़े रह जाते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। n बेंच है जिस पर अगर हर एक बेंच पर 6 छात्र बैठते हैं तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये है छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या आप समझ गए होंगे कि मैं इसको क्यों छात्रों की संख्या बोल रहा हूं, क्योंकि हर एक बेंच पर अगर 6 छात्र बैठ रहे हैं और 3 छात्र खड़े रह जाते हैं तो ये हो गई उस पूरे कक्षा की छात्रों की संख्या, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि उस कक्षा में n बेंच है और हर एक पर अगर 5 छात्र बैठते हैं तो 15 छात्र खड़े रह जाते हैं। तो ये भी क्या हो गई, उस कक्षा में छात्रों की संख्या, यानी कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों क्या है, छात्रों की संख्या ही है, यानी कि दोनों बराबर होंगे। यानी कि n गुना 6 प्लस 3 बराबर n गुना 5 प्लस 15, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गई 6n प्लस 3 बराबर 5n
प्लस 15, यानी कि 6n इधर आएगा तो माइनस, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि उस कक्षा में 12 बेंच है। और अगर हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में अगर n का मान पुट कर देंगे तो छात्रों की संख्या निकल जाएगा, क्योंकि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों छात्रों की संख्या ही है। तो अगर हम समीकरण नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, n का मान है 12 गुना 6 प्लस 3, यानी कि ये क्या है, ये हो गई छात्रों की संख्या, क्या हो गई, छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 12 छक 72 और 3 75 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको नोट करिए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखिए। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करेंगे और आपको वहां पर क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन पहले खुद से करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। और आप क्या करिए, जो आपका आंसर अगर मैच कर जा रहा है मेरे आंसर से, तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। आप अपने आंसर को क्वेश्चन नंबर दे करके अपने आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यदि P गुना Q बराबर P प्लस Q प्लस P बटा Q हो तो हमें 8 गुना 2 का मान बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर P गुना Q बराबर क्या है, P गुना Q प्लस P बटा Q, तो हमें 8 गुना 2 का मान बताना है। तो यानी कि P बराबर क्या है 8 और Q बराबर है 2, तो हम यहाँ से P और Q का मान पुट करके यहाँ से मान बता सकते हैं। यानी कि 8 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 2 प्लस 8 बटा 2, या ये हो जाएगा 4, और ये 8 2 10 प्लस 4 बराबर हो गया 14। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर समझ गए हैं तो आप इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखिए, आपको वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसको पहले नोट करेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप खुद से ही करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करके आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर दे करके अपने आंसर को डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है, लक्की एवं मिक्की की वर्तमान आयु का योग 15 वर्ष है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद उसकी आयु में 4:5 का अनुपात होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु में अंतर कितना है। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि लक्की एवं मिक्की का वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। हम यहाँ पर लक्की को L से डिनोट कर दे रहे हैं और मिक्की को हम M से डिनोट कर दे रहे हैं। यानी कि बोला जा रहा है कि लक्की और मिक्की का आयु का योग है 35 वर्ष, ठीक है, और 5 वर्ष बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 4:5 का अनुपात होगा। तो यानी कि अगर हम बात करें कि लक्की और कितने वर्ष बाद है, 5 वर्ष बाद लक्की और मिक्की के आयु का योग कितना हो जाएगा। 5 वर्ष पहले था 35 प्लस 5 वर्ष बाद यानी कि 2 गुना 5 यानी कि 45 वर्ष है, 45 वर्ष, ठीक। और देखिए फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लक्की और मिक्की का वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया यहाँ पर 4:5, ठीक है। तो मैं आपको बता रखा है कि जब भी आपको इस तरह के अनुपात का क्वेश्चन अगर मिले तो यहाँ पर जो अनुपात में जो राशि होगा उसमें आप कोई भी वेरिएबल लगा दीजिएगा। तो हम यहाँ पर वेरिएबल x लगा दे रहे हैं यानी कि 4x अनुपात 5x, ठीक।
अब आप क्वेश्चन में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद लक्की और मिक्की की आयु का योग यहाँ पर कितना हम निकाल रखे हैं 45 वर्ष, और इनकी आयु का अनुपात कितना है 4:5, यानी कि क्या हो जाएगा 4x + 5x बराबर हो जाएगा 45, यानी कि 9x बराबर 45, इसलिए x बराबर 9 × 5 = 45, x बराबर आ गया 5। ठीक है, तो हमें अब बता देना है कि इनकी वर्तमान आयु में अंतर। तो अगर हम बात करें लक्की की, L4 लक्की की वर्तमान आयु बराबर कितना होगा, लक्की का है 4x, यानी कि 4 × x का मान है 5 बराबर 20 वर्ष। लक्की का वर्तमान आयु है 20 वर्ष और मिक्की की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 5 × 5 बराबर 25 वर्ष। दोनों की वर्तमान आयु में अंतर कितना हो जाएगा, एक है 25 वर्ष का और एक है 20 वर्ष का, तो अंतर हो जाएगा 5 वर्ष। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो मैं ये होपफुली अब ये बोल सकता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको नोट करिए, आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रित धरातल हमें बताना है कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक शंकु है, एक ये शंकु है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई दिया गया है कितना 4 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है और इसका त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो हमें इस शंकु का वक्रित धरातल बताना है, वक्रित धरातल हमें बताना है। तो वक्रित धरातल होता है πr_l, πr_l। तो यहाँ पर r का मान तो यहाँ पर है लेकिन एल नहीं है, तो हम पहले एल का मान निकाल लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, तो ये सामने वाला हो जाएगा कर्ण, यानी कि एल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एल बराबर √4 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 4 चौका 16 और प्लस 3 3 9, यानी कि ये हो जाएगा 16 + 9 25 √25, इसलिए एल बराबर हो गया 5, यानी कि ये हो गई 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वक्रित धरातल का फॉर्मूला होता है πr_l, यानी कि 22/7। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पाई है, तो हम पाई को चेंज नहीं कर रहे हैं। आप देखिए ना ऑप्शन में देखिए पाई है, तो हम पाई को ऐसे ही रख देते हैं, पाई इंटू r का मान है 3 और गुना l का मान आ गया 5, यानी कि 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। इसमें सिंपल हमें केवल एल का मान निकाल करके, और यहाँ पर πr_l फार्मूला होता है वक्रित धरातल का, सिंपल से हम निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो को आप पहले पॉज करिए और ये सॉल्यूशन आप नोट करिए, और आप क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आप पहले इसको नोट करेंगे और उसके बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन खुद से ही करेंगे और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच भी करेंगे। और आपका जो भी आंसर आया आप अपने आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे क्वेश्चन नंबर दे करके।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसकी परिधि 30 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन में है ए में है 6, ऑप्शन बी में है 10, ऑप्शन सी में है 14 और ऑप्शन डी में है 16। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये त्रिभुज है ए बी एंड सी। और देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनके भुजाओं का अनुपात दिया गया है। यानी कि अगर ये है ए तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा ए, इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा बी और इसके सामने वाला भुजा होगा सी। तो यहाँ पर देखिए इनके अनुपात दिया गया है, यानी कि भुजाओं का अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 3:5:7। पुनः प्रश्न से देखिए आप क्या बोला जा रहा है कि परिधि दिया गया है 30 सेंटीमीटर, परिधि बराबर है 30 सेंटीमीटर। आप पहले परिधि के बारे में समझिए, मैंने आपको परिधि के बारे में बता रखा है। हम परिधि कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते, हम सपोज यहाँ पॉइंट बी से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम पॉइंट बी से पॉइंट सी पर आएंगे तो हम कितना दूरी तय करेंगे, ए दूरी तय कर लेंगे। अगर हम पॉइंट सी से पॉइंट ए पर आएंगे तो हम कितना दूरी तय करेंगे, बी दूरी तय करेंगे। और फिर हम जहाँ से स्टार्ट किए थे अगर हम फिर पॉइंट ए से उसी पॉइंट पर आएंगे तो हमने सी दूरी तय कर लिया। यानी कि हमने इस त्रिभुज की पूरी लंबाई जो है उसको हमने तय कर लिया। तो ये हो गया हमारा परिधि, यानी कि त्रिभुज की जितनी लंबाई होगी वही क्या होता है, परिधि होता है। और ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर। सभी को एकदम इतना क्लियर है जी, सभी को इतना एकदम क्लियर है। अच्छा, पुनः प्रश्न से देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिले जो कि अनुपात में हो 3:5:7, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर जितने भी अनुपात में राशि है इन सभी में आप कोई भी वेरिएबल लगा दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर वेरिएबल x लगा दे रहे हैं तीनों में, यहाँ से x कट जाएगा तो केवल बचेगा 3:5:7। ठीक है, तो यहाँ पर मान में कोई चेंज नहीं हो रही है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इनका योग दिया गया है 30, यानी कि 3x + 5x + 7x बराबर है 30। ठीक है, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यानी कि क्या होगा, ये 5 और 3 8, 8 + 7 15, x बराबर आ गया 30, यानी कि x बराबर आ गया 2, 15 दूनी 30। तो यहाँ देखिए त्रिभुज की भुजा, पहली भुजा बराबर क्या है, पहली भुजा बराबर है 3x। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना x का मान है 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 5x, यानी कि 5x बराबर 5 गुना 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें तीसरी भुजा की, तीसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 7x, यानी कि 7 गुना 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों भुजाओं की लंबाई आ गया, एक का है 6 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर और एक है 14 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है।
इसे 80 रुपए में बेचने पर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिए। सपोज ये एक वस्तु है, अगर हम इसको 40 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 40% की हानि होगी। लेकिन क्या होगा अगर हम इसको 80 रुपए में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, हमें बताना है। तो हम पहले मान लेते हैं कि इस वस्तु का 100 रुपये दाम है, ठीक। यानी कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, ठीक है। हमने मान लिया कि इस वस्तु का 100 रुपये दाम है, ठीक है। प्रश्न से देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर हम इसको 40 रुपये में बेच रहे हैं, अगर हम इस वस्तु को 40 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 40% का हानि हो रहा है, हमें 40% का हानि हो रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 बराबर यहाँ हो जाएगा 1 गुना 100 में से 40 जाएगा तो बचेगा 60 बट्टा में 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 और 3 दूनी 6 और 5 दूना 10, यानी कि x बराबर क्या आ गई, 5 चौका 20, 200 बट्टा 3 रुपये। ये अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा इस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया, 200 बट्टा में 3, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इस वस्तु का यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया 200 बटा 3 और हमें बेचना है अब इसको 80 रुपये में, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें, विक्रय मूल्य बराबर 80 रुपये, ठीक है। तो हम ये मान ले रहे हैं कि जब हम इस वस्तु को 80 रुपये में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, ठीक। अगर हम लाभ निकालेंगे, अगर लाभ हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा तो सच में हमें लाभ होगा। अगर हमारा आंसर अगर निगेटिव में आएगा तो हम जो माने हैं कि हमें लाभ हो रहा है तो हमें लाभ ना होकर के हानि होगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है या फिर निगेटिव में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि हमें लाभ हो रहा है तो हम यहाँ से लाभ परसेंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 80 माइनस 200 बट्टा में 3 बट्टा क्रय मूल्य कितना होगा, 200 बट्टा में 3 गुना 100। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है जी। यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो अब हो जाएगा यहाँ पर 3 8 के 24 240 माइनस 200 बटा में क्या है 200 बटा में 3 गुना ये है 100, ठीक है जी। ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 40 बटा 200 गुना 100, 100 दूनी 200 और 20 दूना 40, यानी कि देखिए लाभ परसेंट की अगर हम बात करें तो कितना आ गया 20%। आप यहाँ पर गौर करिए, हमारा आंसर आया है पॉजिटिव में। अभी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि हमें लाभ हो रहा है। अगर हमारा आंसर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या कि हमें सच में लाभ हुआ है। अगर हमारा आंसर यहाँ पर अगर निगेटिव में आता तो हमें लाभ ना हो करके हानि होता। तो अगर हम लाभ परसेंट की बात करें तो हमारा आ गया लाभ परसेंट 20 रुपया, यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि 20% का हमें लाभ होगा। अगर हम किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचते हैं तो हमें अगर 40 रुपये की 40% की हानि होती है, तो अगर हम उस वस्तु को 80 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% की लाभ होगी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से देखिए और आप इसको पहले नोट करिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। हाँ जी, तो सभी कोई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत पर बेचने से हमें लाभ कितना होगा। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि जितना रुपए में हम, यहाँ देखिए 3 वस्तुओं का
विक्रय मूल्य बराबर क्या हो रहा है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ध्यान से समझिए, जितना रुपए में हम 4 वस्तु को खरीद कर ला रहे हैं उतना ही रुपए में हम 3 ही वस्तु को बेच रहे हैं। तो हमें एक वस्तु का जितना दाम होगा वो हमें लाभ होगा, तो हमें लाभ परसेंट बताना है। यानी कि यहाँ पर लाभ परसेंट क्या हो जाएगा कि हम जितना रुपए में 4 वस्तुओं को खरीद रहे हैं उतना ही रुपए में हम 3 वस्तुओं को बेच रहे हैं। तो यहाँ से लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। यानी कि ये हो गया 1/3 गुना 100। यहाँ से क्या हो जाएगा 100/3 भाग दीजिए, तो 3 तिया 9, यहाँ पर क्या बचेगा 1, फिर 3 तिया 9 दशमलव 1 0 3 तिया 9 1/3 हो जाएगा। यानी कि 33.1/3% का हमें लाभ होगा। इसलिए लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 33.1/3%। यानी कि अगर हम जितने रुपए में 4 वस्तु को खरीद रहे हैं उतना ही रुपए में हम केवल 3 ही वस्तु को बेच रहे हैं, तो हमें एक वस्तु का लाभ हो रहा है। इस एक वस्तु का जितना रुपए दाम होगा उतना हमें लाभ हो रहा है। तो अगर हम लाभ परसेंट की बात करें तो हमारा लाभ परसेंट हो जा रहा है 33.1/3% हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 10% इससे घटाया जाए तो परिणाम 1800 होता है, तो वह संख्या है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक संख्या है, अगर हम उस संख्या में से उस संख्या का 10% घटा ले तो उसका परिणाम 1800 हो जाता है। तो हमें वह संख्या बताना है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या बराबर x, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि अगर हम उस संख्या में से उस संख्या का 10% माइनस कर लें तो परिणाम 1800 हो जाता है। तो हमें वह संख्या बताना है 10⁻100, यानी कि x माइनस x बट्टा में 10 बराबर 1800, ठीक है जी। यानी कि 10x माइनस x बट्टा में 10 बराबर 1800, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 में से 1 x जाएगा तो बचेगा 9x बराबर 1800 में अब जब आप 10 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 18,000, ठीक है। तो अब देखिए 9 दूनी 18 यानी कि 2000 हो जाएगा हमारा आंसर। इसलिए x बराबर आ गया 2000, यानी कि वह संख्या है 2000। अगर हम 2000 में से 2000 का 40% माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 1800। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूँ कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर बाय चांस आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपके उस पर्टिकुलर डाउट को नेक्स्ट सेशन में क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और हाँ, आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।